Hello, students. Welcome to another success story session presented to you by EduTap. बचपन में हम सभी ने हरिवंश राय बच्चन की एक कविता सुनी थी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनी तो हम सभी ने थी, पर इन पंक्तियों की खूबसूरती अक्सर तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब हमें असलियत में ऐसी ही किसी शख्सियत से मिलने का मौका मिलता है। कुछ ऐसे ही हैं हमारे आज के मेहमान। अपनी माँ की कर्तव्य निष्ठा, सेवा भावना और मेहनत भरे जीवन से प्रेरणा लेकर के इन्होंने शुरू करी अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, कहाँ ही आसान होता है सपनों का ये सफर। 7 साल के संघर्ष भरे जीवन के बावजूद भी इन्हें हार मानना लेकिन मंजूर नहीं था। और इसी की बदौलत आज ये हमारे सामने है, हमारे साथ हैं, हाल ही में चयनित, अपनी सारी संघर्षों को पार करके हाल ही में जिनका चयन हुआ है एज अ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सौरभ सिंह। सौरभ, आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। थैंक यू मैम। कैसे हैं सौरभ आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सौरभ, हम शुरू से ही शुरुआत करते हैं। अपने बारे में जी बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए और कैसे बच्चे आप हुआ करते थे इस बारे में बताइए। मैम, मेरा जन्म 3 जुलाई 1995 को हुआ था। और मैं शुरू से ही एक एज ए एवरेज स्टूडेंट ही रहा। और जो मेरी एक छवि थी घर में, वो ये थी कि मैं बहुत सहज रहता था, बहुत सरल स्वभाव का रहता था। हम्म। तो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, इंटरमीडिएट कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं 2 सब्जेक्ट्स में पीजी हूँ, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में। और हम्म। ज्योग्राफी से मैंने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। हम्म। और फिर आज इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ, एज ए असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमीशन में मेरा चयन हुआ। हम्म। तो काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ ये चीज़ें रही मेरे जीवन में। हम्म। बट अब जब सफलता मिल जाती है तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि संघर्ष अगर सफलता में तब्दील हो जाए तो हम्म। वो काफ़ी अच्छा लगता है। हम्म। तो जब आपको ये सफलता मिली, जब आपने फाइनली उस लिस्ट में, जिसे हम होली पीडीएफ कहते हैं, जब आपने उस पीडीएफ में अपना नाम देखा, अपना रोल नंबर देखा, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? और जब आपने घर पर बताया तो आपके परिवारजनों की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? जी, सबसे पहले तो उस दिन ये था कि आज रिजल्ट आने वाला है। हम्म। और सुबह से ही मन काफ़ी व्यथित था कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। हम्म। अगर नहीं होगा तो फिर क्या किया जाएगा, हम्म। अगर होगा तो फिर क्या होगा आगे। काफ़ी चीज़ें उस दिन उलझन में थी, जो है दिमाग में चल रही थी। फिर हम्म। शाम को मुझे लगता है लगभग 6 बजे जो है, हम्म। किसी ने पीडीएफ डाला ग्रुप में। तो एक बार तो लगा किसी ने मजाक किया हुआ है, लगता है कि रिटर्न का रिजल्ट ही किसी ने डाल दिया है, जो हुआ था ऑब्जेक्टिव। हम्म। तो फिर मैंने उस पर देखा ध्यान से, तो लिखा हुआ था फाइनल रिजल्ट। फिर हम्म। मैंने पीडीएफ को खोजा, अपना नाम सर्च किया तो एक सौरभ करके खोजा। तो पहले किसी और का था, मुझे लगा कि लगता है हुआ नहीं। ओह। फिर फिर मैंने देखा है अभी एक पेज और शो कर रहा है उसमें, 2 पेज पे है। तो मैंने सेकंड लिस्ट में जब देखा तो उसमें मेरा नाम था, 62 रैंक थी मेरी। हम्म। और उस टाइम तो मतलब मैं बताऊं आपको, एक कपकपी सी थी शरीर में कि ये सही है कि नहीं है। और मुझे यकीन नहीं हो, मैं तुरंत में भागा और जो है अपना फाइल खोला जिसमें मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। और यूपीएससी से जो मेल आया था एडमिट कार्ड का, मैंने इंटरव्यू लेटर का, हम्म। मैंने उसको ओपन किया, उसको मिलाया। फिर भी हम्म। मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने अपने छोटे भाई को भेजा उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि भाई देखो, मेरा ही है, किसी और का तो नहीं है ये। फिर उसने उसने भी देखा, फिर उसने बोला कि नहीं हुआ है। और फिर मैंने सबसे पहले अपनी माता जी को ही फ़ोन किया था। हम्म। और फिर जब मैंने उनको बताया तो आंखों में आंसू आ गए। तो आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम। हम्म। और काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर स्वागत समारोह वगैरह हुए और लोगों के द्वारा काफ़ी सम्मान और प्यार मिला। और जो संघर्ष था, अगर उसकी परिणति ऐसी होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम्म। मुझे जो लगता है कि अगर इंसान मेहनत कर रहा है तो उसको जरूर सफलता मिलती है। जी।
जी सौरभ, जहाँ तक मैंने आपके जीवन को देखा, तो आपकी मदर का, आपकी माताजी का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में, आपके सपनों को शेप करने में। तो जी आप क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपकी माताजी का क्या रोल रहा है, उनकी पर्सनालिटी ने कैसे आपकी पर्सनालिटी को शेप किया, और घर पर पढ़ाई का माहौल कैसा हुआ करता था? जी जी। मैं आपको बता दूं, माता जी मेरी टीचर हैं। और हम्म। वो जो गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट टीचर हैं हम्म। प्राइमरी में। हम्म। तो जब मैं छोटा सा था, फिर क्योंकि उनका भी मॉर्निंग का स्कूल रहता था, हम्म। उसके बाद फिर वो पढ़ा के आती थी, फिर मैं भी स्कूल चला जाता था, फिर पढ़ के मैं भी आता था। हम्म। तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता था पढ़ाई को हम्म। लेकर के घर पे। हम्म। हम्म। और वो काफ़ी अवेयर रहती थी, हम्म। चीज़ों को मॉनिटर करना, और उसके बाद हर चीज़ देखना सुनना। हम्म। और वो खुद भी बहुत डिसिप्लिन रहती थी। स्कूल वो डेली जाती थी, पढ़ाने भी जाती थी। और उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया अपने जीवन में। हम्म। आज जो हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे जीवन में, हम्म। और उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम्म। और वो अभी भी जो है, जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, उस जिले में उनका काफ़ी नाम है। वो अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उनको डीएम के द्वारा कई बार पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। हम्म। और अभी भी वो जो है बच्चों को लेकर के बहुत ही डेडिकेटेड रहती हैं, हम्म। पढ़ाती हैं, डेली जाती हैं स्कूल में, और बच्चों को पार्टिसिपेट भी करवाती हैं हम्म। हर लेवल पे, चाहे गेम हो चाहे साइंस कंपटीशन हो। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों का के जीवन में भी रही। हम लोग भी उस चीज़ से हमेशा प्रभावित रहे। हम्म। और मैं बताऊं, शुरू शुरू में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो कोई भी आता था, फिर मैं ही चाय बना के उसको पिलाता था, क्योंकि वो वर्किंग थी, मॉर्निंग में काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता था। हम्म। तो जो मेरी एक हॉबी कुकिंग की डेवलप हुई, वो ऐसे ही डेवलप हुई। वेरी जी गुड। ये बहुत ही अच्छा था, जो आपने बताया कि कैसे एक हॉबी जो है आपने डेवलप करी इस वजह से। जी सौरभ सिंह, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि 11th और 12th में जब आप पहुंचे, बचपन के बारे में अभी हमने आप देखा, और इसके जी। बाद जब आप 11th 12th में पहुंचे, तो आपका क्या सब्जेक्ट था उस टाइम पे? आपने किस सब्जेक्ट का चयन किया था? मैम, मेरा मेरा शुरू से ही साइंस स्ट्रीम था। मैंने हाई स्कूल भी साइंस स्ट्रीम से किया था। फिर मेरा 11 12 में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस स्ट्रीम ही था। हम्म। और मैं पहले हिंदी मीडियम में था, हाई स्कूल तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर अच्छा। मैंने स्विच किया इंग्लिश मीडियम के लिए। अच्छा। अच्छा। जी। और फिर उसके बाद मैं प्रयागराज था, उस बीच जो है इंटर मैंने वहीं से किया हुआ था। ओके। और उसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट्स में करी, पोस्ट ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट्स में करी? ग्रेजुएशन मैम मेरा बैचलर इन साइंस था। हम्म। उसमें मेरे 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हम्म। लास्ट ईयर मैंने मैथ्स को ड्रॉप कर दिया था। हम्म। और फिर उसके बाद क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज में आना था, हम्म। तो मैंने देखा कि एक ब्रॉड सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स भी है। हम्म। तो फिर और जो स्टेट पीसीएस का है, तो स्टेट पीसीएस में कुछ स्पेशल वैकेंसीज भी आती है इकोनॉमिक्स को लेकर के। हम्म। तो मेरा जो टारगेट ये था कि मैं स्टेट पीसीएस को भी देखूंगा। तो फिर मैंने पीजी जो है उस टाइम इकोनॉमिक्स किया। हम्म। और फिर आगे चल के मैंने जो ऑप्शनल ऑप्ट आउट किया, वो ज्योग्राफी किया। हम्म। और फिर उस दौरान फिर कोविड आ गया था। हम्म। और कोविड में ये लगा कि खाली बैठने से क्या ही फायदा है, क्यों ना पीजी ऑप्शनल भी है, ज्योग्राफी से भी अगर पीजी कर लेते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। हम्म। और फिर मैं उसमें नेट क्वालिफाई भी हुआ, फिर ऐसी तैयारी फिर चलती रही। हम्म। फिर आगे फिर मैंने सिविल सर्विस के लिए फिर प्रयास करना शुरू किया। हम्म। सर, जैसे आपने बताया कि आपकी जो मदर, वो अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड थी, बहुत बार उन्हें अपनी सेवाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अवार्ड्स भी मिले। तो जी मैं एक अंदाजा लगा सकती हूँ कि शायद आपकी मदर की जो जो सेवा भावना थी, या जो उन्होंने जी समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, उससे कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तरफ आपका रुझान बढ़ा होगा। इस बात के अलावा कोई और ऐसी वजह जिसकी वजह से आपने सिविल सर्विसेज की तरफ आपका रुझान इतना ज्यादा हुआ? जी जी। मैटरनल अंकल जो है मेरे, वो अभी वर्किंग पीसीएस हैं, अपर ओके। मुख्य अधिकारी। जी। हम्म। तो वो जब पास आउट हुए, तो फिर वो भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं। और हम्म। मतलब लोगों की भलाई करना, उनका भी उनसे भी काफ़ी मैंने मोटिवेशन ली, और काफ़ी मैं मोटिवेट अभी भी रहता हूँ उनसे। हम्म। और वो लगातार मेरे टच में भी रहे मेरे हम्म। प्रिपरेशन के दौरान।
और हम्म। उन्होंने काफ़ी हेल्प भी की कैसे पढ़ना है। उनका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी भी था, हम्म। ज्योग्राफी ही था उस टाइम। और हम्म। उन्होंने काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, फिर नोट्स दिए। तो मैम एक उनका भी योगदान मेरे जीवन में काफ़ी रहा। हम्म। जी। ओके। तो आपने ये तैयारी जो थी ये कब से शुरू करी थी? तैयारी मैम मैंने 2019 से शुरू की थी। अच्छा अच्छा। फुल फ्लेज। यस मैम, फुल फुल फ्लेज में फ्लेज। 2000, हाँ 2019 में से। ओके। तो हम लगभग एक 6 साल का सफर आपका मान सकते हैं, जी जी है ना? बिल्कुल। तकरीबन 6 साल का आपका सफर रहा। और ये सफर कैसा था कि मतलब क्या क्या उतार चढ़ाव आए, या आप किस किस स्टेज तक पहुंचे यूपीएससी की जर्नी में, और इसके साथ जी आपने और किन किन एग्जाम्स को टारगेट किया? जी जी। मैम मैं बेसिकली सिविल सर्विसेज से देखता था, तो मैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को मैंने टारगेट किया हुआ था, और मैं इसकी ही तैयारी करता था। मैंने बाजीराम इंटरव्यू में कोचिंग के ली हुई थी। हम्म। और फिर मैंने यूपीएससी का तो प्रीलिम्स मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया, बट मैंने स्टेट पीसीएस के दो मेंस मैंने दिए हुए हैं। अभी हम्म। लास्ट टाइम का भी और उसके पहले का। हम्म। और अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया। हम्म। और बट यही है कि चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आदमी हम्म। अगर कहीं फेल होता है तो उससे सीख करेक्ट। लेता है और आगे बढ़ता है। और ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी होता है। फेलियर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है इंसान की लाइफ में। उससे आप होपलेस होना मुझे लगता है अच्छा नहीं रहता। हम्म। अगर फेलियर है आपकी लाइफ में तो होपलेस नहीं होना चाहिए। हम्म। उसको पॉइंट आउट करना चाहिए हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, जी या जी। उसमें कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो चीज़ें जरूर इंसान को खुद को जरूर पता होती हैं। कोई भी अगर प्रिपरेशन जोन में है वो, तो उसको वो जरूर पता होती है वो गलतियां कहाँ कर रहा है। हम्म। और उसको अगर टाइम रहता है अगर सुधार लेता है तो वो जरूर रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। तो सर फिर आपने ईपीएफओ की तरफ कब आपने अपना रुख मोड़ा, और ईपीएफओ की तैयारी आपने कब शुरू करी? शुरू शुरू में तो मुझे मैं आपको सच बता रहा हूँ, पेपर के बारे में मुझे पता नहीं था। और जब हम्म। 2021 में पहली वैकेंसी आई थी ईओ की, हम्म। उस टाइम में मुझे लगा कि ये भी आता है, यूपीएससी से ये भी वैकेंसी आती है। हम्म। उस दौरान मैंने उसके बारे में जाना और सुना। और फिर मैंने उस टाइम, क्योंकि काफ़ी गैप टाइम में भी मिल गया था, पोस्टपोन हो गया था एग्ज़ाम, हम्म। तो उस दौरान मैंने प्रिपरेशन की हुई थी। तो उसकी भी हेल्प काफ़ी हद तक, इधर जो 2023 का मैंने पीएफओ दिया उसमें काफ़ी हद तक जो है उसकी मुझे मदद मिली। हम्म। और उसके बाद से मेरे एक ईपीएफओ की भी जर्नी शुरू हुई। और मैंने लेबर लॉ उस टाइम भी पढ़ा हुआ, लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल लॉ, हम्म। और वेज कोड ऑन वेजेस, ये हम्म। सब उस टाइम मैंने एक बार पढ़ा हुआ था। तो इस हम्म। बार जब फिर मैं तैयारी शुरू की मैंने, तो काफ़ी आसानी से, मेरा कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, हम्म। काफ़ी इजी था। ठीक है। सर बहुत से हमारे एस्पिरेंट्स जो होंगे वो इस वक्त ये जानना चाहेंगे कि आपके स्ट्रैटेजी क्या थी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत जी अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी या सोर्सेज क्या थी? तो अब हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई करी और किन सोर्सेज को आपने रेफर किया, ठीक है? ओके। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जिस भी कोचिंग को रेफर किया हो, जो भी नोट्स आपने रेफर करे हो, आप बेझिझक बता सकते हैं। आप बिल्कुल जी भी इस उस बाउंडेशन में मत रहिए कि ये जी। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो मैं केवल इसी का नाम ले नहीं सकती नहीं हूँ। ऐसा कुछ बिल्कुल। नहीं, आप खुलकर बताइए बिल्कुल ऑनेस्टली। हम चाहते हैं कि जी हमारे जी। जो स्टूडेंट्स हैं उन तक बिल्कुल ऑनेस्ट बात पहुंचे, तो जो भी एकदम ऑनेस्टली आपके जो रिसोर्सेज थे आप आराम से बताइए। मुझे भी यही अच्छा लगता है मैम। जी ऑनेस्टी मुझे भी अच्छी लगती है कि अगर कोई चीज़ हो आदमी सही बताए, सही जी डायरेक्शन दे। जी जी जी। तो सर सबसे पहले आता है हमारे जो थोड़े आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन जी। कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपने कैसे कवर किए? मैम मॉडर्न हिस्ट्री को अगर मैं देखता हूँ तो फिर मैंने जो है स्पेक्ट्रम को फॉलो किया हुआ था। हम्म। और जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है मैंने नितिन सिंघानिया और एनसीईआरटी को फॉलो किया हुआ था। ठीक है। जी। ओल्ड एनसीईआरटीज की बात करें आप, जो हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटीज आती हैं वो, या आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी? मैम जो न्यू एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की है, अच्छा। उसको मैंने आर्ट एंड कल्चर के पर्पज से फॉलो किया था। और हिस्ट्री में मैंने मॉडर्न के लिए जो बेसिक बुक पढ़ा हुआ था ओल्ड एनसीईआरटी का पढ़ा हुआ था, बिपिन चंद्रा का, और फिर हम्म। स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा हुआ था। ओके ओके। जी। ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए? उसके लिए तो मैम आप जानते हैं कि यम लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत। जी जी जी। और यम लक्ष्मीकांत और ये बेयर एक्ट,
तो अच्छा देख के मैं घर पे भी लेकर चलता रहता हूँ। बहुत अच्छे सर। और इसके बाद आते हैं कुछ जो हमारे थोड़े से क्वांट रीजनिंग मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ जी जाते हैं कि क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो इनकी तैयारी आपने कैसे करी थी? मैम, एक एक बुक आती है R D शर्मा जी की। जी जी। अ, जी क्वांट की आती है वो मैंने सीसैट के दौरान जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं उसको फॉलो करता था। और हम्म उसके बाद फिर जब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जब मेरे क्लियर हो गए, फिर मैं प्रतियोगिता दर्पण के पीछे जो क्वेश्चंस आते थे, मतलब हम्म मंथली मैं इसको लेता हूँ, अभी भी लेता हूँ। हम्म और मैं आपको दिखाऊं, मैं इस मंथ की भी मैंने ली हुई है, ये देखिए। हम्म ठीक है। और जी। मैं इसको लगाता हूँ, हम्म मतलब इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे SSC CGL के हों, हम्म चाहे IBPS बैंक के हों, मैं सारे क्वेश्चन लगाता हूँ कि इसमें हम्म जो भी रीजनिंग का आता है या मैथ्स के आते हैं। हम्म उससे क्या होता है मैम कि जब भी एग्जाम करीब में आता है हमारे, हम्म तो एक प्रेशर नहीं बिल्डअप हो पाता है कि अच्छा मैंने ये नहीं कवर किया, मैंने ये नहीं कवर किया है। हम्म तो एक आपकी 360 डिग्री में जो है तैयारी, हमेशा प्रिपरेशन आपकी चलती रहती है, क्योंकि ठीक जो है। भी पेपर्स होते हैं वो उसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफी डाइवर्सिटी रहती है। जी तो जी। वो सब चीजें कवर होती रहती हैं। आप कुछ पोर्शन आप छोड़ दीजिए, जैसे इसमें काफी चीजें ऐसे भी आती हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड आती हैं, या हम्म MBA वगैरह से रिलेटेड आती हैं। तो आप हम्म अगर आपके जोन में नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को। जी 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 बाकी जो भी आपके जोन में, आप उसको कवर कर लीजिए। अगर मैथ्स के हैं तो मैथ्स कवर कर लीजिए, तो इससे आपकी प्रिपरेशन हमेशा रहती है। जी। सर इसके बाद हम बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस आपने इस एग्जाम के लिए कहाँ से कवर किया था, और इस एग्जाम का जनरल साइंस जो है वो यूपीएससी के या इस तरह के हमारे और एग्जाम से अगर डिफरेंट है तो वो कैसे डिफरेंट है? जनरल साइंस मैंने NCERT भी पढ़ी हुई थी। हम्म और मैं NCERT के बाद फिर मैंने लूसेंट पढ़ा हुआ था। जनरल साइंस की एक लूसेंट की बुक आती है, जी जी। मैं इसको फॉलो करता हूँ। वो स्टेट पीसेस में काफी काम करती है, क्योंकि स्टेट पीसेस में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट। जी। और इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो कंप्यूटर अवेयरनेस आपने कैसे कवर किया था? कंप्यूटर अवेयरनेस मैम, लूसेंट की वो भी एक बुक आती है, लूसेंट की आती है। जी जी। जनरल कंप्यूटर साइंस करके एक लूसेंट की आती है, तो वो काफी हेल्पफुल थी, मैंने उसको ही फॉलो अप किया था। उससे मैक्सिमम, अगर सारे क्वेश्चन तो नहीं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं। और हम ठीक है। लोग थोड़ा जो है अवेयर काफी रहते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। जी। और सर इसके बाद में आता है हमारा कि जनरल इंग्लिश आपने कैसे कवर करी? जी। जनरल इंग्लिश में जैसे मैंने बोला कि प्रतियोगिता प्रतियोगिता दर्पण में फॉलो करता हूँ, और उसमें क्वेश्चंस आते हैं तो सीरियल वगैरह के सॉल्व करता हूँ मैं, तो उसमें वो सब चीज़ें कवर होती रहती हैं। बाकी मैंने पैरामाउंट का जो है, पैरामाउंट कोचिंग का, मैंने हम्म उनकी एक बहुत अच्छी बुक आती है इंग्लिश की, उसको मैं फॉलो करता करता हूँ। जो और नीतू उसमें मैम की बुक है शायद। जी मैम, हाँ, नीतू मैम हम्म की बुक है, और वो बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी जी बुक, काफ़ी चीज़ें उसमें कवर हुई हैं। जी जी। तो मैं उसको मैं फॉलो करता था। ठीक है। सर उसके बाद हम अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं और वो है इकोनॉमिक्स। तो आपने इकोनॉमिक्स को जी। कहाँ से पढ़ा और कैसे कवर किया? इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताऊं, मैं PG भी किया हुआ हूँ, तो जो हम्म बेसिक्स थी मेरी काफ़ी, मतलब उसमें स्ट्रांग थी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती। उसके बाद हुई मैं, एक आती है अभी, विवेक सिंह की, ये है। जी जी जी। ये काफ़ी अच्छी बुक है। और मैंने रमेश सिंह सर की भी बुक पढ़ी हुई है, और फिर इनकी पढ़ी मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छी ये लगी, हम्म क्योंकि इन्होंने लेमन लैंग्वेज में चीज़ों को कवर किया हुआ है, और काफ़ी अच्छी है। हम्म। जी, तो फिर मैं उसको, और बाकी आप NCERT और ये एक बेस बुक और एक रेफरेंस बुक अगर आप कवर कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आप उसमें टैकल हो जाएंगे। जी। और सर इसके बाद में आता है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये सब्जेक्ट्स जी। आपने कैसे कवर किए? मैम, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मेरा काफ़ी अच्छे से ये सब टॉपिक कवर हुए थे। जी ह्यूमन जी। ज्योग्राफी और के पार्ट से। ह्यूमन जी जी ज्योग्राफी तो बाकी अगर आप जनरल लेवल पे देखेंगे तो NCERT इनफ है। जी। और जैसे आप हम लोगों को माजिद हुसैन वगैरह पढ़नी पड़ती हैं, हाँ जी हाँ जी। ऑप्शनल था मेरा, तो इस हम्म वजह से काफ़ी सारी बुकें थी जिसको मैंने फॉलो किया था। और हम्म RB सर के नोट्स थे, जो कि मामा जी ने मुझे दिए हुए, तो काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छी है, हम्म वो मैंने उसको फॉलो किया था। बाकी आप अगर आप जनरल लेवल में मैं कहूँ तो फिर NCERT इनफ है, हम्म। ज्योग्राफी क्या NCERT इनफ है। जी।
और सर अब मैं पूछती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में कवर होता है, करंट इवेंट्स। क्या ये हम्म। करंट इवेंट्स आपने मतलब कुछ अलग इसमें था कि अलग तरीके से कुछ करंट अफेयर्स इसमें कवर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू यूपीएससी, और आपने कैसे करंट अफेयर्स को कवर किया? न्यूज़पेपर रेफर किया था या केवल मैगजीन से कवर किया था? तो करंट अफेयर्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी और कितने मंथ्स का आपने करंट अफेयर यहाँ पर रेफर किया था? करंट अफेयर्स में मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है, मैं न्यूज़पेपर डेली फॉलो करता हूँ। मैं द जी। इंडियन एक्सप्रेस डेली पढ़ता था। मैं उसमें से नोट्स नहीं बनाता था, हम्म। क्योंकि वो मैंने कई बार प्रयास किया उसको नोट्स बनाऊं मैं, लेकिन मैं सफल नहीं रहा उसमें। हम्म। तो मैगजीन वो न्यूज़पेपर फॉलो करता था, और मैं जैसे मैंने आपको बताया प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में फॉलो करता था। और हम्म। कुछ चीज़ों के लिए जैसे मेंस आ जाता था, तो फिर मैं विजन का 365 का फॉलो करता था कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ हम्म। और ज्योग्राफी हुआ, तो उसके लिए हम्म। फिर मैं उसको फॉलो करता था। बाकी प्रतियोगिता दर्पण और ये आपका डेली हम्म। न्यूज़पेपर, अगर आप डेली न्यूज़पेपर कवर कर रही हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब वो इजीली आप जब मैगजीन में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूज़ वही रहती है, तो जी जी। इजीली टैकल हो जाती है और मेमोराइज भी हो जाती जी। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो पीछे से या तो साइंस बैकग्राउंड रहा है आपके ग्रेजुएशन तक, उसके बाद में आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है। तो ईपीएफओ के अंदर हमारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे आते हैं जो कि कॉमर्स रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल है। रिलेशन, लेबर लॉज, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। तो इन सब्जेक्ट्स को आपने कैसे कवर किया? क्योंकि ना तो ये यूपीएससी में आते हैं, ना ये स्टेट पीसीएस में आते हैं, और जी कॉमर्स के भी हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आपने कैसे टैकल किए और क्या सोर्सेज थे आपके इन सब्जेक्ट्स के लिए? जी जी। मैम अकाउंटेंसी के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो की थी। हम्म। और मैंने इंजीनियर अफरोज अख्तर जी की एक बुक आती है, हम्म। और वो काफ़ी अच्छी है। हम्म। उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। हम्म। मैं उसको फॉलो करता था, हम्म। और उससे काफ़ी चीज़ें टैकल भी हुई। हम्म। और लेबर लॉ और के लिए जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के वेबसाइट पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। हम्म। मैं उसको भी विजिट करता था, उस पे वहाँ पे भी पीडीएफ पड़े हुए हैं। हम्म। जो हमारे न्यू लेबर कोड्स हैं वो हम्म। दिया हुआ है। और ईपीएफओ का जो विजन डॉक्यूमेंट्स है 2047 का, वो है। और जो एनुअल रिपोर्ट रहती है हम्म। वो अपडेटेड है। तो उन हम्म। सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिली। हम्म। और मैं इन्हीं सब सोर्सों को फॉलो करता था। हम्म। जी ओके सर। अब ये तो बात हो गई कि हमने चीज़ों को कवर किया, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हमें एस करना है तो सिर्फ सब्जेक्ट्स को कवर करने से बात नहीं बनेगी, उसके बाद में आता है रिवीजन। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स थे और इतने डाइवर्स सब्जेक्ट्स थे, तो आपने रिवीजन कैसे किया? क्या आपने नोट्स बनाए थे, या आपकी रिवीजन को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी थी, और मॉक टेस्ट आपने कितने दिए थे? किस तरह से मॉक टेस्ट को सॉल्व किया था? जी। मैम जीएस लेवल पे तो फिर मैंने, क्योंकि मैं पीसीएस का मेंस भी देता था, तो मैंने नोट्स उसके बनाए हुए थे हम्म। जीएस के सारे सब्जेक्ट्स के हम्म। जो है। और लेबर लॉ और इंडस्ट्रियलाइजेशन सबके भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे। हम्म। और मॉक टेस्ट मैम मैंने फरवरी में मैंने 2023 फरवरी में मैंने जब फॉर्म आया था इसका, तो फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। हम्म। और मुझे लगता है कि करीब 10 से 15 मॉक टेस्ट मैंने उस टाइम दिए रहे होंगे। हम्म। और मॉक टेस्ट का काफ़ी बेनिफिट मिलता है उससे। चीज़ें आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, आप उसको सुधार सकते हैं। हम्म। प्लस अगर आपके पास आपका हैंडी नोट्स है, तो हम्म। आप एग्जाम के 4-5 दिन पहले उसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो मुझे हम्म। लगता है कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है जी। आपको उसको सॉर्ट करने के लिए, आपको मेमोराइज करने के लिए। क्योंकि आप जब आप लिखते हैं तो हम्म। चीज़ें कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में आपके चली जाती हैं। जी जी। और सिर्फ पढ़ते रहने से ही सफलता नहीं मिलेगी, हम्म। और उसका लिखना भी जरूरी। क्योंकि मैंने 2 बार मेंस दे चुका था, एक लिखने की भी हैबिट थोड़ी पड़ गई थी मेरी। हम्म। तो इस वजह से काफ़ी हेल्पफुल रहा। काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो मिक्सअप होकर के एक रिजल्ट में कन्वर्ट होती हैं, अगर देखा करेक्ट। जाए तो। जी तो जी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और नोट्स भी बनाने बहुत ज़रूरी है। जी।
सर, अब मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करना चाहूँगी, और वो ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं, क्योंकि जी ये भी बहुत बार देखा जाता है कि तैयारी बच्चों ने बहुत अच्छी की हुई होती है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में एंटर करते हैं, या उसे प्रेशर कह लीजिए या एंग्जाइटी कह लीजिए, जिसकी वजह से वो जी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पेपर को टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि जी पढ़ा होना एक बात होती है, लेकिन वहाँ पर एक लिमिटेड टाइम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना एक अलग गेम होती है, एक कंप्लीटली जी। अलग गेम होती है। तो आपने पेपर को कैसे टैकल किया? आप पेपर को, क्या पेपर को सॉल्व करने का या पेपर को देखने का आपका अपना कोई नज़रिया था? कोई एक स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी कि मुझे किन सेक्शंस को टैकल करना है, किस तरीके से आंसर्स करने हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि नेगेटिव मार्किंग भी बैलेंस हो सके? तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया था? मैम, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, जाहिर सी बात है, जो शुरुआत में मैंने काफ़ी गलतियां की थी जिस वजह से मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहता था। जी, तो मैंने सीखा, तो जो मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने ये पॉइंट आउट किया कि मैं जो इजी क्वेश्चन उसको मैं उनको मैं गलत कर रहा हूँ जी, जी। उधर बीच। हुँ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे बच्चे ये करते हैं। जी, अगर आप जब एग्जाम हॉल से बाहर निकले तुरंत आपको लगता है, अरे उसी टाइम याद आता है वो चीज़ कि अरे मैंने ये चीज़ गलत कर दिया है, जी, बिना जी। देखे ही। हुँ। तो ये बहुत और बाकी जो टफ क्वेश्चंस हैं वो किसी को नहीं आते हैं, जी। कोई भी हो। तो हुँ। हमको कोशिश ये करना चाहिए कि जो हमारी इजी क्वेश्चन हो वो गलत ना हो। और जी। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि रिवीजन। हुँ। फिर वहाँ पे इम्पोर्टेंस रिवीजन की बढ़ती है, जी। उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप वहाँ पे चीज़ों को इम्प्रूव कर ले गए, आप हुँ, और अगर आप कई बार रिवाइज किए हैं चीज़ों को, तो हुँ। आप जो आपके सिंपल क्वेश्चन हैं आप उनको नहीं गलत करेंगे, और हुँ। उसको आप अच्छे से टैकल करेंगे। और रही जी। बात मैम निगेटिव मार्किंग की, तो मैं आपको बताऊं, पहले से सोच के नहीं जाना चाहिए एग्जाम हॉल में इतना अटेम्प्ट कर दूंगा, मैं ये कर हुँ। दूंगा। हुँ। बच्चे यही गलती करते हैं कि हुँ। जैसे साल साथ के रहते हैं, भाई इस बार इतना अटेम्प्ट करके आना है, ये हुँ, करना। हुँ। पहले आप हुँ, क्वेश्चन हुँ। पेपर देखिए, हुँ, क्वेश्चन हुँ। पेपर का नेचर कैसा है, क्योंकि कभी कभी पेपर टफ आते हैं, कभी कभी इजी आते हैं। हुँ, हुँ। अगर मैं आपको बताऊं ईपीएफओ का, मैं बताऊं आपको, ईओएफ का जो पेपर था वो एपीएससी से थोड़ा टफ था। जी। आपने अगर पेपर देखा होगा तो। हुँ, हुँ। और एपीएससी का पेपर थोड़ा सा मतलब उससे एक इजी मोड में था। हुँ, हुँ। तो ये चीजें दिमाग में नहीं रखनी चाहिए कि हमको ये इतना अटेम्प्ट करना है या ये करना है। हुँ, हुँ। आपका परफॉर्मेंस, आप पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, हुँ, हुँ। और फिर उसको एनालाइज करिए जो है। और पहला एक बार तो आप एक राउंड आप मारिए पेपर का, जो है मतलब जो जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, हुँ, आपको हुँ। आइडिया वहीं से लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। हुँ, हुँ। अगर आपको लगता है थोड़ा टफ है तो आप कम अटेम्प्ट करिए, हुँ, हुँ। अगर लगता है इजी है तो आप थोड़ा वो हुँ। अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़ा बढ़ा दीजिए। जी, जी, जी। और रही बात, जैसे कि मैं जो फॉलो करता था, एक्स वाई जेड कैटेगरी में डिवाइड करता था। एक्स सिंपल, फिर वाई हुँ, थोड़ा सा टफ, फिर जेड उससे टफ। तो हुँ। एक्स में जो मैं मुझे सिंपल से आते थे सारे क्वेश्चन, पहले मैं उनको अटेम्प्ट कर लेता था और मैं हुँ, वहाँ हुँ। पे मार्क कर देता था एक्स। और वाई और जेड में वो क्वेश्चन में लगता था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे, या वाई में उसको लगता था जो मुझे कंफ्यूज करते थे, तो हुँ। ऑप्शन में। तो आप मतलब हाँ जी। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब इंसान पढ़ा रहता है तो फिर उसको तो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। जी, जी, जी। तो आप लास्ट में उसको रखिए, अगर वहां पे आपको लग रहा है कि हाँ 10 क्वेश्चन है, 4 5 क्वेश्चन, आप अगर आप उसको सही से कर ले जा रहे हैं तो हो सकता है हुँ। आपको इजी मिल जाए। तो जी। ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। आप मतलब पहले से कभी मत सोच के जाइए कि ये मुझे अटेम्प्ट ही करना है हुँ, या मुझे हुँ। इतना करना ही करना है, हुँ, हुँ। क्योंकि जो पेपर का नेचर वो चेंज होता रहता है। जी। जी बिल्कुल ठीक। तो सर, ये हमने पूरी डिस्कस करी हमारे जो इसमें फेस वन होता है या जो इनिशियल स्टेज होता है उसके बारे में बात। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू स्टेज की, और इस बार के साइकिल में तो इंटरव्यू स्टेज एक बहुत ही एक आप कह सकते हैं बहुत ही अजीब कड़ी थी, क्योंकि एक जी साल का वक्त था रिजल्ट आने में और इंटरव्यू स्टार्ट होने में। तो आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे किया? और ये जो एक साल का टाइम था, जाहिर सी बात है कि उस वक्त बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी रही होगी, बहुत ज़्यादा जी। टेंशन भी रही होगी। तो आपने उन सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे किया, कैसे मैनेज किया, और मतलब अपने आप को कैसे संतुलन में रखा उस वक्त, और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया आपने? मैम मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा शुरू में काफी इंट्रोवर्ट था। अच्छा। और जी, और इसका कहीं ना कहीं आप, जब मैंने पहला मॉक दिया अपना, मैं हम्म। आपको बताऊं, मैं इतना बोल ले जा रहा हूँ आपके सामने, मैं मेरी बोली नहीं निकल रही थी।
अच्छा। जी। हम्म। तो फिर मैंने मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करना शुरू किया। हम्म। और काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे बोलता था क्वेश्चन पूछो मैं बताऊंगा। हम्म। और मिरर प्रैक्टिस मैंने काफ़ी की। हम्म। और धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई, क्योंकि जब आदमी प्रैक्टिस करता है तो वो परफेक्ट होता है। हम्म। और काफ़ी एक टेंशन रहता थी, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स इतनी डाइवर्सिटी थी। मेरे सब्जेक्ट्स में साइंस भी था, मेरे बैकग्राउंड में हम्म। इकोनॉमिक्स भी था और ज्योग्राफी भी था। हम्म। तो काफ़ी चीज़ें मुझे कवर करनी रहती थी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये चीज़ें काफ़ी एंजाइटी फील कराती थी। हम्म। और मैं बताऊं आपको, एडू टैप का यहाँ पे एडू टैप के द्वारा जो है काफ़ी सेशंस कराए गए थे सर के जी द्वारा। जी जी। उन्होंने आरपीएससी को बुलाए थे, तो मैं भी उसमें ज्वाइन करता था। हम्म। और काफ़ी हेल्प मिली। तो एक कई बार जब मैंने डैफ में, क्योंकि मैंने दोनों सब्जेक्ट अपने मेंशन कर दी हुई थी पीजी के, तो हम्म। मुझे ये लगता था कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, हम्म। कि मैंने अपना काफ़ी रियाल में बढ़ा दिया है और जी मैं जी चीज़ों को टैकल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जी। बट जब सर ने जो है सेशंस लिए, वहाँ पे मैम वगैरह आई और हम्म। दो सर भी आए, तो उन्होंने मतलब यही बताया कि अगर आपके पास डिग्रियां हैं तो आपको लगानी चाहिए। हम्म। और इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को आपकी इससे हेल्प मिलती है, कि हम्म। आपने जो है यहाँ तक एजुकेशन लिया हुआ है, तो आपको एक फर्दर इम्पोर्टेंस वहाँ पे दिया जाता है। जी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने अपना डिसीजन सही रखा। और उसके बाद फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज टू टैप पे दिए, जो कि हम्म। काफ़ी हेल्पफुल रहे। और जो सर ने जो फीडबैक दिया वो काफ़ी जेन्युइन था, और मैंने उस पर काम भी किया। और जी। आज मैं सक्सेस स्टोरी में हूँ आपके। आर प्रिविलेज सर। जी। सर, ये तो बात हो गई कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी और इंटरव्यू तक, लेकिन अब बात आती है कि जब आप उस इंटरव्यू रूम के अंदर चले गए, तो जी। जब वो डी डे हम जिसे कह सकते हैं, तो जी। उस दिन इंटरव्यू कैसा था, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था इंटरव्यू वाले दिन? और क्या उस पूरे इंटरव्यू के दौरान कोई एक ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ, आज मेरा दिन बन गया, या आज मैं खुश हूँ, या मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब तो हो ही जाना चाहिए? अ, मैम, आपको रियलिटी बताऊं तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक दिमाग में कई सारी चीजें रहती हैं कि इंसान। हम्म। और वो इंटरव्यू का माहौल ऐसा रहता है कि आप वहाँ पे गेस नहीं कर सकते हैं कि कैसा गया है या हम्म। कैसा होने वाला है आपके साथ। जी। बट एक ये रहता है कि हाँ, अगर आप चीज़ों को मैक्सिमम टैकल कर लेते हैं तो ये रहता है कि चलो ठीक है, हम्म। एक ठीक ठाक चला गया, एवरेज हुआ है, ये हम्म। चीज़ें रहती हैं। हम्म। और मैं बताऊं, जब मैं एंट्री लिया, फिर सर ने बोला बैठिए। जी। तो इन्होंने, मेरी हॉबीज प्राणायाम है, तो हम्म। प्राणायाम से उन्होंने शुरुआत की कि जी प्राणायाम होता क्या है। फिर जी। मैंने बताया उनको, फिर उन्होंने पूछा कि किसको फॉलो करते हैं, हम्म। और कि रामदेव बाबा को फॉलो करते हैं, किसको करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला सर, रामदेव को भी फॉलो करता हूँ, श्री श्री रविशंकर जी को भी फॉलो करता हूँ। जी। और मैंने जो है आर्ट ऑफ लिविंग का जो है बेसिक कोर्स भी किया हुआ है। मैंने हम्म। सर को बताया। तो जी। सर बोले कि वो तो सुदर्शन क्रिया और करवाते हैं। बोला कि हम्म। यस सर। उसके बाद फिर उन्हें सोलर प्लेयर के बारे में पूछा मुझसे। हम्म। और आर्टिफिशियल सन कौन बना रहा है, गुड हम्म। गवर्नेंस क्या होता है। हम्म। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। सर ने, मतलब चेयरमैन सर ने चीज़ें पूछी, और मैं तब उसका जवाब दे पाया, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर का यहीं पे मुझे जो बेनिफिट दिखा, काफ़ी बेनिफिट दिखा, क्योंकि मैं लगातार न्यूज़पेपर पढ़ता था, हम्म। डेली पढ़ता था मैं। जी। और तो उसके बाद फिर सर ने कहा कि आपने इतनी सारी डिग्रियां ली हुई हैं, आप ही बताइए आपसे किस सब्जेक्ट से हम पूछें। हम्म। तो ये जो मोमेंट था, मुझे लगता है काफ़ी वहाँ पे, मैं थोड़ा टेंस था, तो ये काफ़ी लाइट वहाँ पे माहौल थोड़ा हुआ। क्योंकि हम्म। जब सर ने मुझसे पूछा, तो वो पूछे कि पॉलिटिक्स पूछें, इकोनॉमिक्स से पूछें, कि जोग्राफी से पूछें, साइकोलॉजी से पूछें। तो मैंने हम्म। बोला सर, साइकोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी हुई, तो आप साइकोलॉजी छोड़ के बाकी आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। जी। सब लोग जो है, जितने मेंबर, सब लोग हंसने लगे। उसके बाद सर ने बगल वाले मेंबर को पास किया। हम्म। तो उन्होंने, सर ने इकोनॉमिक्स से ही पूछा मेनली। वो हम्म। पहले वो बीएससी से पूछने वाले थे, केमिस्ट्री से। बोले हम केमिस्ट्री से पूछेंगे। मैंने बोला सर, यूजी की ये काफ़ी मुझे टाइम हो गया है, तो मुझे भी प्रॉपर में चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। तो हम्म। बोले कि ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स से पूछता हूँ।
हम्म। तो फिर वो वर्ल्ड जीडीपी क्या होती है उसके बारे में पूछा उन्होंने, जीडीपी हम्म। क्या होती है, हम्म। इंडिया को 2047 तक कैसे हम डेवलप कर पाएंगे, क्या क्या हम्म। चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम फोकस करेंगे। फिर मैंने बताया कि सर हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, स्किल डेवलपमेंट और हम्म। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट करना और जी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो ऐसे हम्म। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई। फिर हम्म। उन्होंने पूछा कि स्किल से रिलेटेड कोई आप स्कीम बताइए। तो मैंने बोला कि स्किल इंडिया मिशन चल रहा है और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया हम्म। गया, तो मैंने उसको भी बताया उनके सर को। हम्म। तो उसके बाद फिर उन्होंने हॉबी मेरी कुकिंग थी, तो फिर वो कुकिंग पूछे पूछे कि अच्छा। छोला कैसे बनाया जाता ओह। है। तो मैं बताऊं आपको, मुझे यकीन नहीं होगा कि मुझे ये बताना पड़ेगा। मैंने सबसे पूछा कि सर बताना है, तो बोले हाँ। हाँ बताओ कैसे बनता है। तो फिर मैं बताया उनको छोले का पूरी प्रोसेस। रेसिपी आपने बताई। हाँ, नहीं तो उन्होंने पहले पूछा कि किस टाइप की कुकिंग करते हैं। फिर मैंने बोला सर वेज और इंडियन ही मेनली मैं करता हूँ। तो हम्म। चेयरमैन सर बोले कि अरे नॉन वेज भी बनाता होगा। तो, तो मैंने बोला सर नॉन वेज दोनों बना लेता हूँ। तो बोले कि वेज में क्या अच्छा बना लेते हो। हम्म। तो मैंने बोला कि सर छोले बना लेता हूँ। तो हम्म। बोले कि बताओ कैसे बनता है। फिर मैं बताना शुरू किया, तो वहाँ पे थोड़ा प्रेशर रहता ही है। हाँ। तो बोले कि लास्ट में जब मैंने बोला कि सर कुकर बंद कर देंगे सीटी लग जाएगी, तो बोले कि छोले का क्या करना है, छोले हाँ। को साथ कुछ नहीं करना होता क्या। मैंने कहा सर उसको भिगोना पड़ता है लास्ट में। तो ये पूरी कॉन्वर्जेशन सुनकर ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही कॉर्डियल और एक बहुत ही अच्छा जी माहौल होता है इंटरव्यू जी का। जी। जैसा एक आम तौर पे एक मिथ होता है कि बहुत ही पता हाँ नहीं कितना हमें ग्रिल किया जाएगा या कितना ही जी। सीरियस माहौल होगा, वैसा तो सुनकर नहीं लग रहा है कि एक काफी अच्छा नहीं कॉर्डियल माहौल नहीं होता है। मैम, जो मुझे लगा, अगर आप उनको परेशान नहीं कर रहे, अगर आप उनको पजल्ट नहीं कर रहे, अगर वहाँ पे आप ऑनेस्ट हैं, झूठ हम्म। नहीं बोल रहे हैं, हम्म। या आपको जो नहीं आ रहा, बहुत सारी सिंपल चीजें नहीं इंसान को रिकॉल हो पाती हैं। हम्म। तो अगर आप वहाँ पे सॉरी बोल दे रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं मैम, उसके बाद फिर नेक्स्ट सर ने मुझसे पूछा, तो वो बोले कि मैं इकोनॉमिक्स से ही पूछूंगा। हाँ तो हाँ। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी। उन्होंने पूछा कि नोबेल में पीस इकोनॉमिक्स में पीस प्राइज किसको मिला। हम्म। तो मैंने बोला सर अमर्त्य सेन सर को। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि और भी कोई था। मैंने बोला अभिषेक बनर्जी जी थे, वो हम्म। बांग्लादेश के थे। हम्म। तो वो पूछे। उसके बाद फिर उन्होंने लेबर लॉ वगैरह से पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछे मुझसे। फिर मैंने उसको भी बताया। फिर पूछी मैम ने पूछा मुझसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं। हम्म। और मैंने बोला कि मैम 11 हैं। हम्म। और उन्होंने पूछे ग्राम कौन सा है। हम्म। और मैं सच बताऊं आपको कि उस टाइम मुझे तो याद आ रहा था कि राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स। और फिर मैं बोला कि कहीं पता नहीं सही है कि गलत है। और हम्म। मुझे अमेंडमेंट के साथ में भी याद आ रहा था। हम्म। और मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे गलत हो जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ थोड़ा, हम्म। और अगर मैं यहाँ पे गलत बोल दूंगा तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। हम्म। फिर मैंने वहाँ पे सिंपली मैंने बोला सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने हम्म। बोला ठीक है कोई बात नहीं। हम्म। तो इतना कॉर्डियल रहता है। मतलब जी। अगर वहाँ क्योंकि प्रेशर रहता है, इंसान बहुत, वो चीज काफी चीजें ऐसी हो जाती हैं नहीं याद हो पाती हैं। हम्म। फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा गया। फिर मैंने हम्म। उनके बारे में बताया। फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में जब मैं बता रहा था, फिर सर ने पूछा कि हम यूथ डे कब मना, फिर चेयरमैन सर ने क्वेश्चन ले लिया। हम्म। उन्होंने पूछा कि हम यूथ डे कब मनाते हैं। तो हम्म। मैंने बोला सर उनकी जयंती रहती है 12 जनवरी को, हम्म। उस दिन हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम्म। उन्होंने पूछा कि इनके गुरु का क्या नाम था। हम्म। तो फिर मैंने बोला कि सर रामकृष्ण परमहंस। हम्म। बोले ठीक है सर, अभी आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। फिर हम्म। मैंने गेट खोला और मैं बाहर आ गया। मतलब ये था कि कितनी जल्दी बाहर निकलूं। जी। काफी अच्छा मतलब रहा, एक एक्सपीरियंस था। और काफी एक मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी था। हम्म। और काफी सारी चीजें दिमाग में ये भी चल रही थी कि हिंदी मीडियम होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैं फंसूं या ऐसा कुछ हो, ग्रिल्ड हो जाऊं। हम्म। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। बाहर काफी चीजें रिमर्स हैं, जी। काफी वहाँ पे हेल्पिंग नेचर रहता है। अगर आप वहाँ पे ईमानदार हैं, हम्म। ऑनेस्टी से जवाब दें, जो आपको नहीं आ रहा है आप सॉरी बोल दे रहे हैं, उनको गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम्म। तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ रहता है वहाँ पे कि हम्म। जी जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वो था कि जैसे आपने बताया, खासकर वो हॉबी वाली बात। जी हाँ।
अच्छा सर, अब हमने प्रेपरेशन के बारे में तो ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। कुछ और ध्यान में आएगा तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। अब मैं जी एक बात जानना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी होती है, जो सफ़र होता है, ये कई सारे सालों का होता है, एक बहुत जी लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम पीरियड होता है। तो इस पूरे टाइम पीरियड में क्या आपके कुछ ऐसे वीक मोमेंट्स आए थे जब आपको डिस्करेजमेंट लगा हो, या आपको लगा हो कि यार इससे अच्छा तो मैं प्राइवेट में चला जाता, या मैंने कोई और जी जॉब देख ली होती तो वो ज़्यादा अच्छा था, जब आपको ऐसा लगा कि यार क्या मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं, जब सेल्फ डाउट के मोमेंट्स आए, तब जी। क्या ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं मेंस देता था टीसीएस का, जब उसके रिजल्ट आते थे, जब मैंने पहली बार दिया तो फिर मुझे संतोष नहीं हुआ, चलो ठीक है पहली बार है, हो सकता हम्म। कहीं कमी रह गई हो। फिर जब मैंने दूसरी बार दिया हम्म। और फिर मैं अगेन फेल हुआ, तो बात लगा कि कहीं मेरा डिसीजन सही है कि नहीं सही है। हम्म। और उसमें मैम फिर वहाँ पे पेरेंट्स की भूमिका होती है। अगर आप जी। पेरेंट्स से अपनी बातें करते हैं, अगर आप चीज को उनके पास बताते हैं, हाँ हाँ ऐसी चीजें चल रही हैं या रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो वो हम्म। काफी करेज करते हैं आपको। जी। तो मुझे लगता है जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ काफी फेमिलियर रहिए जी। और उनको सारी चीजें बताइए कि मैंने प्री दिया, मैंने मेंस दिया, ये इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि जब उनको पता रहता है और फिर वो आपकी काफी हेल्प करते हैं। तो हम्म। फिर वो मतलब यही बोलते थे कि नहीं ठीक है, लगे रहो, हो जाएगा, किसी न किसी में हो जाएगा, टाइम आएगा तो हो जाएगा, परेशान मत हो। और कहीं ना कहीं उससे उत्साह मिलता था और चीज़ें आसान हो जाती हैं, और फिर मैं लग जाता था। और हम्म। अभी तो आप रिजल्ट देख ही रही हैं, और मैं बताऊं आपको, मेरा ईओयू में भी इंटरव्यू कॉल हुआ है 2023 में। हम्म। और तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जी। सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि आपका जो ये पूरा सफर था, इसमें आपने अलग अलग तरह के एग्जाम्स दिए, कि सिविल सर्विसेज को टाइम दिया, उसके बाद स्टेट पीसीएस को टाइम दिया, फिर आप ईपीएफओ की तरफ भी आए। इनिशियली जो शुरुआत के कुछ साल थे, तो उनमें मैं ये कह सकती हूँ कि सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन उसके जी बाद एक क्रम में हमें सफलता मिलती चली गई, कि जी मेंस लिखने का मौका मिल रहा है, एओयू में भी आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, ईपीएफओ में आपने फाइनली क्वालिफाई किया। तो जी। क्या पहले शुरुआत में कुछ ऐसी गलतियां हुई, और जिन गलतियों पर आपने काम किया, जिन गलतियों को आपने इम्प्रूव किया, और उस इम्प्रूवमेंट की बदौलत आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिले? अगर ऐसी गलतियां थी तो वो क्या थी, और आपने उन गलतियों को कैसे इम्प्रूव किया? मैम, मेरी जो गलतियां थी, जो मैंने पॉइंट आउट किया एक दो फेलियर के बाद, वो ये थी हम्म। कि मैं मैं कुछ ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेकर के पढ़ा रहता था। जी। जैसे कि पॉलिटी को ही पढ़ना और हम्म। हिस्ट्री को ही पढ़ना, जो मेजर सब्जेक्ट्स, जैसे ज्योग्राफी को लेकर के ही पढ़ना। हम्म। हम्म। तो जो मेरा मैक्सिमम टाइम होता था, मैं इसी पे डिवोट करता था। और होता क्या है कि जब भी एग्जाम कंपटीशन जो भी होते हैं, उसमें आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ता है। जी। आपको सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं आपको। किसी एक सब्जेक्ट का आप मास्टर नहीं बन सकते हैं, जी। क्योंकि जी। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ जाएंगे तो हिस्ट्री में एंशियंट है, मेडुअल है, मॉडर्न है, काफी लंबा सिलेबस है। हम्म। तो मेरा जो एक मानना है कि थोड़ी थोड़ी चीजें जो है आपको सारे सब्जेक्ट पे कमांड करनी चाहिए। जी। और जब जब आपका कमांड साइज सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, तो फिर आपके मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 15 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी या इससे आ रहे हैं, तो आप लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसका टैकल कर लेंगे, फिर साइंस का टैकल कर लेंगे, तो एक आप जो आपका कट ऑफ है, आप उससे ऊपर चले जाएंगे। जी। तो जो मेरा ये मानना है कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जो है कवर करना चाहिए, और सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा आप जो है कवर किए रहिए। मतलब आपको जी। मास्टर्स नहीं करने हैं, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी जी। चीज़ों की। जी। कि जी इसे मैं अगर समराइज करना चाहूँ, तो कि इंस्टेड कि आप एक या दो सब्जेक्ट्स पे मास्टर्स बनिए, उससे अच्छा है कि आप ड्यू इम्पोर्टेंस हर एक सब्जेक्ट को उसकी दीजिए। जी जी जी। जी। और न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़िए, मेरा जो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का अप्रोच भी होना चाहिए। मैं जी। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर में जैसे कि पॉलिटिक्स की भी चीजें निकलती हैं, इकोनॉमिक्स की भी चीजें निकलती हैं, आप उसको देख कैसे रहे हैं, आप उसको पढ़ कैसे रहे हैं, ये अप्रोच आपका कैसा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जी। जैसे अगर न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, जी। तो आप बियर एक्ट खोलिए और सुप्रीम कोर्ट के बारे में उसी टाइम पढ़ लीजिए। जी। अगर राज्यपाल का जिक्र है, अगर गवर्नर का जिक्र है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जिक्र है,
तो न्यूज़पेपर से भी आप स्टैटिक्स चीजों को कवर कर सकते हैं। जी जी और इकोनॉमिक्स में ऐसे ही फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जी और करंट डेफिसिट क्या होता है, या जी जीडीपी क्या होती है, रेपो रेट क्या होते हैं, डेली न्यूज में आते रहते हैं। और जी यही सब चीजें फिर एग्जाम में भी आती हैं। तो जी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपका इससे स्टैटिक, क्योंकि जब हम पेपर पढ़ते हैं हम आंख बंद करके पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि ये हम्म गलतियां मैं भी करता था। मैं जी आपको बताऊं, जी जी जैसे जीडीपी क्या है, ठीक है, हाँ जीडीपी इतनी बड़ी, ठीक है, आगे बढ़ गया इंसान पढ़ करके पेपर। जी जीडीपी क्या है उसको आप नहीं देख रहे हो। अब जी अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो वो यही कवर करता है हम्म कि जीडीपी क्या है या फिजिकल डेफिसिट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आप, मतलब अगर आप पेपर पढ़ रहे हो तो आप उससे स्टैटिक्स भी पोर्शन भी कवर कर सकते हो। जी मेरा जी कहने का मतलब ये है। जी जी ओके। सर अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि इस पूरी प्रेपरेशन टाइम पे क्या मतलब आपका जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो ऐसा था कि अपने आप को एक बंद कमरे में पढ़ाई करना या जी सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर, दोस्तों से बातचीत बिल्कुल बंद, या फिर जी आपने अपनी लाइफ का एक ऐसा अप्रोच रखा था कि हाँ मैं एक एग्जाम की तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे अपनी जिंदगी को भी साथ लेकर चलना है। जी मैम, जो आपने लास्ट में बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को भी साथ में लेकर ही चलता था। हम्म और मेरा मतलब ये था कि मैं दोस्तों से भी मिलता था हम्म और उनसे भी बातें करता था। ये हम्म था कि उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, हम्म ज़्यादा बातें नहीं करता था, जी या महीने में 1 या 2 बार कॉल हो जाते थे, तो ये रहता था। और जो सोशल चीज़ें हैं, हम्म जैसे आपका सोशल मीडिया हुआ, उसको हम्म उसको भी मैं फॉलो करता था, और जी अभी भी फॉलो करता हूँ। हम्म बट ये था कि उसमें ज़्यादा टाइम मैं इन्वेस्ट नहीं करता था। जी जी मतलब चीज़ों को देखना क्या चल रहा है, उसके बाद फिर जी पढ़ाई जी शुरू कर देना। जी और लोगों से मिलना, बातें करना, चाय पीने निकलना, सारी हम्म चीज़ें रहती थी। शाम को मैं चाय पीने निकलता था। हम्म तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बहुत पैक्ड होकर पढ़ाई की है, बहुत बंद होकर के पढ़ाई किया। और हम्म जब आप खुले मन से पढ़ाई करते हैं या अपनी आंखों को खोल कर पढ़ाई करते हैं तो आपको चारों तरफ कहीं ना कहीं चीजें दिखती हैं और मिलती जी हैं पढ़ाई से भी रिलेटेड। जी और आप बताइए। आर्टिकल में, हाँ जी सर। अगर आपकी सर्किल अच्छी है तो फिर आप जो भी डिबेट होंगे आपकी हम्म स्टडी से रिलेटेड ही डिबेट होते हैं। हम्म और मेरा एक फ्रेंड 2021 ईओयो में, वो भी सक्सेस में गुजरात में है वो, हम्म तो उससे मेरी बातें होती थी ईओयो को लेकर के, जो सर आपकी वॉइस म्यूट हो गई है। सॉरी मैम। नो प्रॉब्लम सर। और तो उससे मेरी बातें होती थी, वो काफ़ी गाइड करता था मुझे। हम्म तो आपकी सर्किल कैसी है, आपकी फ्रेंड सर्किल कैसी है भी मायने रखती है। हम्म तो मेरा जो मानना है कि बहुत पैक होकर पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। और आप क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो कहीं ना कहीं खुले मन से पढ़ना चाहिए हम्म और एक उत्साह के साथ पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। तो सर ऑलमोस्ट जितने भी हम मेजर पॉइंट्स को कवर करना चाहते थे जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपकी जर्नी से सीखने लायक हैं, या जो बातें उन्हें पता होनी चाहिए, जो बातें उन्हें सीखनी चाहिए, वो हमने सब कवर कर लिया। अब एक लाइटर नोट पे एक रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ करते हैं। जी ठीक है? आपको जी। क्विकली आंसर करने हैं और वन वर्ड आंसर्स ही देने हैं। ठीक है? ओके। तो 3 words दैट बेस्ट डिस्क्राइब यू योर पर्सनालिटी। मैम, गिव अप ना करना, कंसिस्टेंसी, हम्म और हार्ड वर्किंग। ओके। आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? मैम, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि किसी से मैं डरा हूँ। निडर हैं जी। आप। हाँ, फेलियर था, लेकिन फेलियर से भी फिर मैंने जो है उतना फेल हो गया, तो फिर उससे भी डर खत्म हो गया। करेक्ट। ये था कि अपने के लिए होने के लिए क्या ही है, पाना ही हम्म तो है। जी तो मुझे लगता है कि अगर इंसान इस अप्रोच से चलता है और समाज में रहता है, तो वो खुद भी एक पॉजिटिव इंसान है, आसपास के लोग भी पॉजिटिव रहेंगे। जी। अ, आज तक की सबसे डेयरिंग चीज जो आपने करी हो? सर, तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है अभी तो।
हाँ, जैसा आपने बताया कि मैं एक बहुत ही सहज बच्चा था, तो शायद ये मुश्किल ही होगा कि कोई हाँ डेयरिंग चीज। हाँ, मैं बहुत आउट ऑफ द वे जाकर कोई बहुत ज्यादा काम मैंने किया नहीं है। जी मतलब जी। मुझे ये रहता था जो भी नॉर्म्स हैं हाँ या जी। जो भी चीजें हैं उनको मैं फॉलो करूं। जो भी सोसाइटी के जी नॉर्म्स हैं या जो भी चीजें हैं उनको मैं फॉलो करूं। और हम्म। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको एक डिसिप्लिन में रखती हैं। जी जी जी। जी, तो ये चीजें रहती हैं। हम्म। अभी ठीक तक है सर। ऐसा कोई डिसीजन नहीं था जो कि बहुत डेयरिंग रहा हो या कुछ ऐसा रहा हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम्म। जी जी। ठीक है सौरभ सिंह, फिर आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को आपकी इतनी इंस्पिरेशनल कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी जी। थैंक यू सो मच और हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए। और मैं आपको बताऊं अभी मैंने एक नया टास्क अपने लिए रखा हुआ है। जी ये बताइए। बुक अब मैं अ- अभी इसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। जी जी। द इंडियाज वे, एस जयशंकर जी की बुक है ये। जी। तो मैंने सोचा कि अभी एंजॉय चल रहा है तो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ा जाए। ये बहुत ही तो प्रोडक्टिव एक तरीका है जी एंजॉयमेंट का। जी। तो अगर आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं, सिविल सर्विस के क्षेत्र में जा रहे हैं, हम्म। मुझे लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को उसमें ऐड ऑन करना चाहिए, जी जी। उसको इनहेंस करना चाहिए। जी। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेंगी, जरूर प्रोडक्टिव होती हैं। और हम्म। कहीं ना कहीं वो जरूर आपको रिजल्ट में आपको काफ़ी बेनिफिट करती हैं। जी। और मैं आपको बताऊं, अभी एक चीज़ मुझे अभी याद आ गई। सर ने मुझसे पूछा कि सर ने पूछा कि चेयरमैन सर ने पूछा था मुझसे कि हम्म। योग क्या होता है। मैंने हम्म। बताया कि सर योग क्या होता है। फिर उन्होंने पूछा योग का मैथमेटिकल वर्जन क्या होता है। हम्म। तो मैंने कहा ये कौन सा योग आ गया मैथमेटिकल वर्जन का योग। हम्म। मैं काफी देर थॉट मूवमेंट में चला गया था उस टाइम। मैंने हम्म। सोचा मैंने क्या हो सकता है। तो मैंने कहा मैथमेटिकल वर्जन क्या हो सकता है योग का। हम्म। फिर मैंने दिमाग लगाया तो फिर मुझे याद आया कि ऐड ऑन करना। हम्म। तो योग का मतलब होता है ऐड ऑन करना, जोड़ना। तो जी। उन्होंने पूछा कि आप क्या जोड़ सकते हैं। तो मैंने हम्म। बोला सर आप अपनी पर्सनालिटी में ऐड ऑन कर सकते हैं योग के द्वारा, जी जी। अपने हेल्थ में ऐड ऑन कर सकते हैं, जी अपनी जी। सोसाइटी में ऐड ऑन कर सकते हैं। एक हम्म। अच्छा, अगर आप अगर आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी तो आप अपनी सोसाइटी में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रोडक्टिव है, मतलब वहाँ से मुझे सीखने को भी मिला। मैं आपको जी। बताऊं तो जाहिर सी बात है, अगर इंसान कहीं पहुंचता है, कहीं वो होता है, तो उसको हर जगह सीखने को मिलती है। करेक्ट। और सीखना चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए। हम्म। जी बहुत ही इंसाइटफुल थी, खासकर जो ये आपने आखिरी बात कही, ये तो मैं अपने लिए पर्सनली एक सीख की तरह लेती हूँ कि योग हमारे लिए ऐड ऑन कैसा हो सकता है। जी। और सर ने उसमें मुझे बोला वेरी गुड। जब मैंने ये चीज़ उनको बोला कि सर एड ऑन मतलब एड ऑन करना होता है, क्योंकि मुझे हाँ याद नहीं आ रहा था उस टाइम, उन्होंने ऐसे रैपिड हाँ फायर हाँ। ही किया था। हाँ। क्योंकि कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट नहीं आया कि जी योग जी। पे ऐसा कुछ वो हो। तो उन्होंने पूछा योग का मैथमेटिकल वर्जन क्या है। मैंने कहा ये कौन सा योग आ गया अब। तो मैंने बोला सर ऐड ऑन करना। तो उन्होंने कहा ये जो है काफी वो मतलब खुश हुए उस टाइम। जी तो जी। मुझे वहां से भी चीजें मतलब सीखने को मिली कि आपको हमेशा ऐड ऑन करते रहना चाहिए। जी जी। जी नहीं, जिस तरीके से आपने इस सवाल का जवाब दिया, ट्रूली यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, मतलब आप डिजर्व कर, आप जहाँ हैं वहाँ होना आप डिजर्व करते हैं सर। जी जी, थैंक यू। ठीक है, इसी नोट पर हम आज अपना इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू ओके सो मैम। मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू जी सो जी। मच सर, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू मैम। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एडुटैब ने जो है इंटरव्यू सेशन में काफ़ी हेल्प किया मुझे। और सर जिन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था, उन्होंने काफ़ी जेन्युइन फीडबैक दिया, जिससे हम्म। मुझे काफ़ी हेल्प मिली। जी जी। और और सर को भी मेरा थैंक यू आप बोलिएगा मेरी तरफ से। जी बिल्कुल ज़रूर। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी।